ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हेमंत शिशिर चर्या, इस पर हम विचार कर रहे हैं। गत व्याख्यान में हमने कुछ विचार किया सिद्धांत पक्ष को व्यवहार में कैसे लाया जाए। आचार्यों ने जो सिद्धांत बताए हैं ऋतुचर्या के, उसको व्यवहार में किस रूप में लाया जा सकता है। प्रातःकाल जागरण, प्रातःरास, मध्याह्न भोजन, इन पर चर्चा हुई। भोजन में इस ऋतु में हम हरे शाक सब्जियों का बहुत उपयोग करते हैं। वर्षा ऋतु में बताया था शाक का निषेध है। क्यों? कि जो शाक में पत्ते जो होते हैं उनको शाक कहते हैं, पत्ते वाली सब्जियों को शाक कहते हैं। उनके अंदर जल बहुत होता है और वर्षा ऋतु का जल कच्चा होता है, तो निषेध था। दूसरा, उन पत्तों पर दूषित कीट बैठते हैं, उनसे रोग फैलते हैं। इस ऋतु में दूषित कीट नहीं होते। जो जल है वो भी उसका विपाक हो चुका है। शरद ऋतु में वो हंसोदक बन चुका है। अब वो हंसोदक इतना मधुर, इतना पोषक हो गया है कि हमारे शरीर को पुष्ट करता है, यानी लगभग दूध के समान गुण देने वाला हो गया। इस ऋतु का जल भी बहुत मधुर, सरस, सौम्य और बलदायक है, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। तो शाक में जो जल होता है वो अन्यों की अपेक्षा अधिक है और वो कच्चा है, लेकिन कच्चा होते हुए भी वो जो जल है वो हानिकारक नहीं होता। अब उन शाकों में कौन से शाक अपेक्षाकृत उत्तम हैं, कौन से मध्यम हैं, कौन से निकृष्ट हैं, इन पर विचार करते हैं। शाकों में हम सब जानते भी हैं कि बथुआ, इसको संस्कृत में वास्तुकम कहते हैं। बथुआ का साग सबसे अच्छा माना जाता है, सब लोग जानते हैं। सामान्य लोग कहते हैं भी बथुए का रायता बनाओ, बथुए का ये बनाओ, ये इसमें ठीक होता है, इसमें ठीक होता है, तो बथुए का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे अधिक पालक का उपयोग हो रहा है समाज में। तो सबसे पहले हम बथुआ, जो समाज में लोग जानते हैं और इसको अच्छा मानते हैं, आयुर्वेद के आचार्य भी इसको कहते हैं शाक राट, शाकों का राजा। शाकों का राजा, ये राजते सब में देदीप्यमान है अपने गुणों के कारण। तो इसके गुण क्या हैं? दीपनम पाचनम रुच्यम, अग्नि को बढ़ाता है। दीपनम का मतलब अग्नि जितनी है उसको और बढ़ाता है। पाचनम, और जो खाया है, दीपन और पाचन दो अलग अलग चीज़ें। दीपन का मतलब क्या होता है? जो अग्नि है उसमें वृद्धि करना, सुप्त अग्नि को जागृत करना। पाचनम का मतलब क्या है? कि जो खाया है उसको पचाना, ये पाचनम। तो ये अर्थात अन्य भी पदार्थ आपने खाए और उनके साथ यदि आपने बथुआ खाया तो वो पाचन में सहयोग करता है। उससे पहले कोई रस अपचन जिनका रहा है, जिनका विपाक नहीं हो पाया, उनको भी ये पचाता है। ये इसका आशय है। रुच्यम और रुचिकारक है। पालक आदि से इसमें रुचि ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्षारीय अंश ज़्यादा है। तो हम देखते हैं पालक का रायता बनाओ इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन बथुए का बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो रुचिकारक है। शुक्र बलप्रदम, शुक्र ये बहुत बड़ी चीज़ है। शाकों में लगभग ये सामर्थ्य नहीं होती। शुक्र
जो हमारी सातवीं धातु है जी स्त्री पुरुषों में, उसको हम शुक्र कहते हैं। तो शुक्र को बढ़ाने वाला है ये, बल प्रदम, और शरीर को बल प्रदान करता है। शाक सामान्यतया बल बढ़ाने वाले नहीं होते, घास फूस कहा करते हैं इसलिए इसको, हरे शाकों को, तो बल नहीं। लेकिन बथुआ जो है ये बहुत बड़ी विशेषता है, किसी भी शाकों में मैंने पढ़ा है शुक्र और बल देने की सामर्थ्य नहीं है, वो इसमें। सरम, सर किसे कहते हैं? जिनको कोष्ठबद्धता रहती है उनके लिए। सर का मतलब क्या होता है? आंतों की तरलता को बढ़ाने वाला है। आंतों में जो जड़ता आ जाती है उसको तरलता में जो बदलता है, आंतें जो हैं सुचारू रूप से कार्य करती हैं, उस गुण का नाम क्या है? सर है। तो उस कार्य को ये बढ़िया करता है। प्लीहा अस्त्र पित्त, प्लीहा के जो रोग हैं उनको दूर करता है। अस्त्र पित्त, रक्त पित्त, रक्त पित्त मैंने बताया था कि वर्षा ऋतु में जो लोग अम्लीय पदार्थ ज़्यादा सेवन करते हैं, कटु तिक्त लवण ज़्यादा सेवन करते हैं, अम्ल ज़्यादा सेवन करते हैं, उनका पित्त इतना बढ़ जाता है कि वो पित्त रक्त में चला जाता है। और रक्त में जब चला जाता है तो उसके बाद त्वचा के अंदर लाल लाल दाग हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, कुछ को फुंसियाँ भी होने लग जाती हैं, हाथ हटाने को मन नहीं करता, बहुत खतरनाक रोग होता है। तो रक्त पित्त जिनको है उसको ये दूर करता है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको मई जून में शुरू हो जाता है, बल्कि जून में ही, मई में कम, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर में थोड़ी बहुत शांति पड़ती है उनको, ऐसे लोग जिनको त्वचा में लालिमा हो जाती है, मुख लाल हो जाता है, कहीं पर भी खुजली होने लग जाती है, हाथ हटाने को मन नहीं करता, और फुंसी जैसी छोटी सी अलाई जिसे कहते हैं वो हो जाती है, वो लोग इस ऋतु में इसका सेवन अन्यों की अपेक्षा ज़्यादा करें तो उनको उसमें लाभ होगा। अर्श, जिनको अर्श है, बवासीर जिसे कहते हैं, पाइल्स जिसे कहते हैं, उनको इसका सेवन करना चाहिए। अर्श क्या है? कोष्ठबद्धता का रोग है। जिनको कोष्ठबद्धता रहती है, कब्ज रहती है, जिनके आंतों में खुश्की रहती है, वो जब शरीर शुद्ध होता है तो कठोर जो मैल है वो खरोंच पैदा कर देता है और वो घाव बन जाता है आंतों में। आंतों में जब घाव बन गया, आंतों का जो आखिरी भाग है, और उसके बाद बार बार जब वो मैल आएगा, शरीर से शुद्धि होगी, कठोर होगा, उसको छील देगा, उसके साथ रक्त बाहर आ जाता है और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा घाव बन जाता है और सारी उम्र के लिए लोग तंग रहते हैं। और वो अर्श का रोग पीढ़ियों चलता है। नानी का रोग दोता दोती को आ सकता है, दादा दादी का रोग पोता पोती को आ सकता है, बीच की 2 पीढ़ियों में नहीं हो जाएगा, एक पीढ़ी में नहीं होगा, ऐसा भी हो जाता है, तीसरी चौथी पीढ़ी का भी आ जाता है। रहता है वो सुप्त अवस्था में रहता है, क्यों कि उन लोगों ने इसको बढ़ने नहीं दिया, ऐसी चीज़ें नहीं खाई जिससे कि ये रोग बढ़े, उसको दबा के रखा, सुप्त अवस्था में रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको ये हो गया है, वो या होने की संभावना है, या सोच जाते समय जिनको हल्का सा आंतों के आखिरी जो भाग है उसमें खुजली सी होने लगती है, ऐसा लगता है, तो इसका मतलब है कि अंदर अर्श के अंकुर उभरने वाले हैं, मांस अंकुर बढ़ जाते हैं। तो वो 2 प्रकार का होता है, वायु का और रक्त का। तो अर्श दोनों प्रकार के में ये लाभदायक। कृमि, जिनके आंतों में कृमि सबके होते हैं, वो सहायक होते हैं, लेकिन कुछ कृमि ऐसे होते हैं जो खाया पिया है, रस है, उसी को खाते रहते हैं। राउंड वर्म हैं और क्या कहते हैं, लॉन्ग वर्म होते हैं अंग्रेजी में जिन्हें कहते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं, आंतों में किसी न किसी माध्यम से, भोज्य पदार्थ के माध्यम से चले जाते हैं और उससे वो आंतों में स्थान बना लेते हैं, पॉकेट बना लेते हैं। और विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका कोष्ठ समय पर शुद्ध नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए विकार हो जाता है। तो वो कृमि जो हैं बथुए से नष्ट हो जाते हैं।
बथुए का जब रायता बनाएं तो क्या करें, उसके अंदर जीरा मत डालिए, उसके अंदर राई डालिए। राई को चूर्ण बना लें और बथुए में नमक मिर्च डालें और उसके बाद राई डालें। तो क्या होगा, वो जीवाणु जो आपका खाया पिया, जैसे ना खाया पिया लगता ही नहीं जी, तो वैद्य वगैरह कहेंगे इनके, तो डॉक्टर कहेंगे बस स्टूल टेस्ट करवा लो, उससे पता चल जाएगा। तो उसमें एक आधे जीवाणु आ जाते हैं, उनका रस आ जाता है छोड़ा हुआ, तो पता चल जाता है। तो फिर वो दवाइयाँ देते हैं, दवाई देंगे, मारेगी और निकालेगी, लेकिन आपके शरीर को भी तो नुकसान करेगी। तो ये सबसे उत्तम प्राकृतिक दवाई है। आप बथुए का नियमित सेवन करें। फिर भी आपको लगता है आंतों में सूजन हो रहा है, आंतों में हल्की सी कुलबुलाहट होती है, लगता है शरीर पूरा पुष्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपको कृमि हो सकते हैं। तो उसमें राई डाल करके सप्ताह में 1-2 बार उसका सेवन कर लेंगे। आगे क्या कहा, दोष त्रयापहम, वात पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है बथुआ, इसलिए साकराट सागों का राजा है। नहीं तो ज़्यादातर शाक वायुकारक विष्टम्भी हैं। प्रायः सर्वाणी शाकानि विष्टम्भिनी गुरुणी च, वातलानी प्रायः शाक शुष्क होते हैं इसलिए विष्टम्भी होंगे और वायुकारक होते हैं। लेकिन बथुआ ऐसा है, वो क्या है, विष्टम्भी नहीं है, सर है, ये कहा, वायु पैदा नहीं करते, रूक्ष नहीं है, तीनों दोषों को नष्ट करता है। कितनी बड़ी चीज़ है। एक तो कहेगी तीनों को सम रखता है, न हानि करता न उनके दोष दूर करता, ये दोषों को दूर करता है, ये गुण है इसमें। अब पालक, पालक क्या है, पालक क्या, पलक क्या है, संस्कृत में इसको पलक क्या नाम है इसका, पलक क्या है, वातला सीता। अब देखो आ गया, पालक क्या है, वातला, जिनको वायु का रोग है, शरीर में वायु है, जोड़ों के दर्द हैं, गठिया है और तरह तरह के हैं, उनको पालक नहीं खाना चाहिए। पालक यदि खाते हैं तो उसमें फिर घी और तेल ज़रूर होना चाहिए। जैसे मूली में मैंने कहा था, उस पालक को फिर स्नेह सिद्ध करो, उसमें तैयार करो, उसमें बनाओ, पानी न डालिए, हल्का सा पानी इसमें पहले ही होता है, उसको घी और तेल में ही बनाइएगा और थोड़े गर्म मसाले जो इस ऋतु के आगे उनकी चर्चा करूँगा वो डालें। तो पालक जिसे हम कहते हैं वो वातला, वो वायुकारक है, शीता शीतल है। अब सर्दी का मौसम है और पालक खाएं, रात को पालक खाते हैं लोग, बताइए, सर्दी का मौसम है और रात को पालक खाएंगे तो फिर तो सर्दी लगेगी लगेगी, सर्दी के दोष बढ़ेंगे बढ़ेंगे और वायु के दोष बढ़ेंगे। श्लेष्मला कफ भी बढ़ाती है। भेदिनी गुरु, भेदिनी का मतलब क्या होता है, मल का भेदन करती है, अर्थात पेट को साफ करती है, कोष्ठ की शुद्धि करती है। गुरु लेकिन पचने में भारी है। मैंने कहा था प्रायः सर्वाणी शाकानि लिखा है, प्रायः सारे शाक, वातलानी गुरुनी च विष्टम्भिनी च, तो प्रायः गुरु हैं। लेकिन बथुआ वहाँ पढ़ा आपने, वहाँ गुरु नहीं था, वो भारी नहीं था, सुपाच्य था, इसका मतलब। विष्टम्भिनी फिर आ गया, देखो पालक क्या है, पलक क्या, विष्टम्भिनी, स्तंभन पैदा करती है, जड़ता पैदा करती है, आंतों में जो है अफारा करेगी, आंतों में जड़ता पैदा करेगी, गुड़गुड़ाहट पैदा होगी, और जब खाएंगे तो शरीर के अंदर भी विष्टम्भन, स्तंभन का मतलब क्या होता है, रुकावट, जड़ता, ये पैदा करेगी। मद श्वास पित्त रक्त कफ आहा, यही नहीं कि इसमें दोष ही दोष हैं, इसमें गुण भी हैं। पहले वो बताया था भेदिनी और श्लेष्मा कफ बढ़ाती है, तो कफ की तो ज़रूरत है शरीर को। यहाँ क्या है कि मद, किसी को मद होता है या मद हो गया है किसी चीज़ के कारण, नशा हो गया है, तो उसको दूर करती है। श्वास, श्वास का जिसको रोग है उसको दूर, पित्त शीतल है इसलिए पित्त को दूर करती है। रक्त, रक्त को शुद्ध करती है। कफ अपहा, और कफ को भी दूर भगाती है। देखो दोनों का, ऊपर क्या कहा था, श्लेष्मला, जिनमें कफ नहीं है, शरीर में धातुएं क्षीण हैं, कफ धातु उसकी तो पूर्ति करता है, लेकिन जिनको कफ का रोग है उसको ये शांत करता।
अब मूलकम, मूली के बारे में मैंने अभी बताया था। तो मूली जो है उसमें दो प्रकार के हैं, एक बाल मूली, बाल का मूली कच्ची मूली, एक मूली पकने वाली है या पक गई है, प्रौढ़ है। उसमें बाल मूली जो है वो क्या कहा कि जो बाल मूली है वो कहता है दोषहरम, शरीर में विभिन्न दोषों को दूर करती है। जैसे जिसकी जो मूत्र कृच्छ है, बड़ी आयु में मूत्र मुश्किल से आता है, रुक रुक के आता है, तो उसको ये खोलती है। तो बाल मूली जो है वो पत्ते और उसका जो तने का भाग है, जिसे मूल कहते हैं, जड़ कहते हैं, जड़ कह लीजिए, कहते हैं उसकी सब्जी आप बनाइए। और वो मैंने बताने का तरीका, बनाने का पिछले व्याख्यान में बताया था, स्नेह सिद्ध करके बनाना है, चिकनाई डाल के बनाना है। लेकिन ये जो पकी हुई मूली है या जो कच्ची नहीं है, जिसमें अभी कठोरता आ गई है, जलीय अंश कम हो गया, रुक्षता ज़्यादा आ गई है, कहते वो मूली दोष त्रय, तीनों दोषों को बढ़ाती है, वात पित्त और कफ, तीनों दोषों को ये बढ़ाती है। उसमें इसका मैंने बताया, मैंने इसके काल निर्धारित किया है। सबसे उत्तम काल 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर कौन सा समय है? जिस समय पित्त पूरे यौवन पर होता है, जिस समय महामारियां आती हैं कार्तिक की, अर्थात कार्तिक मास में, अर्थात 20 अक्टूबर से 20 नवंबर का जो समय कार्तिक मास, उस समय मूली का सेवन करना सबसे उत्तम है, सबसे अधिक लाभदायक है। पित्त का शमन करती है और उस समय पित्त यौवन पर होता है, शीत कम होती है। उसके बाद 20 अक्टूबर से पहले एक महीना, यानी 20 सितंबर से 20 अक्टूबर मध्यम काल है इसका। और उधर 20 नवंबर से 20 दिसंबर, यानी बीच का एक महीना सबसे उत्तम है, और उससे पहले और उसके बाद का जो एक एक महीना है वो मध्यम काल है। उस समय खाएंगे तो मध्यम श्रेणी का लाभ होगा। खाने का तरीका मैंने बता दिया। उससे अब 20 सितंबर से पहले भी खा सकते हैं, 10, 12, 15 सितंबर के आसपास आ जाती है मूली तो भी लाभ देगी, लेकिन वो न्यून लाभ देगी। और 20 दिसंबर के बाद भी मूली लाभ देगी, युवाओं को देगी, मूत्रकृच्छ और उनको देगी। जिनको पित्त है वो उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिनको वायु और कफ है वो न सेवन करें। 20 दिसंबर के बाद कम करें। धूप में, युवा हैं तो धूप में बैठ करके खाएं उसको, उसके साथ और कुछ चीज़ न खाएं, केवल वो खाएं। लस्सी दही के साथ कभी भी सेवन नहीं करना। मूली का नियम है, दूध और दूध से बने पदार्थों के साथ यदि उसका सेवन करेंगे, दूध के साथ तो लिखा कुष्ठ रोग हो जाता है। तो जो लोग मूली के परांठे खाते हैं, चाय साथ पीते हैं, उसमें दूध है, तो उससे बहुत विकार पैदा हो जाएंगे। यानी सीधा ही कहते हैं आचार्य कि कुष्ठ का रोग हो जाता है। तो मूली का सेवन घी के अतिरिक्त कोई ऐसा पदार्थ, दूध और दूध से बना पदार्थ, उसके साथ उसका सेवन नहीं करना। मूली के साथ गुड़ का भी निषेध है। गुड़ यदि मूली के साथ खा लेंगे तो भी रक्त विकार पैदा हो जाएंगे। तो मूली का आपने ये बहुत ध्यान रखना है। अब सर्दी में चने के साग का सेवन करते हैं। चने का साग कैसा होता है? रुच्यम, रुचिकारक होता है, क्यों? क्षार होता है उसके अंदर। चणक शाकम रुच्यम, दुर्जरम, पचने में कठिन है। चना बहुत भारी होता है, आप सब जानते हैं, कहते हैं घोड़े को खिलाया जाता है। मैंने गर्मी में भी कहा था कि वर्षा, ग्रीष्म और शरद ऋतु में तो चना, छोले, राजमा को छूना भी नहीं है, मैंने ये कहा था। तो कहा दुर्जरम, चना का जो साग है दुर्जरम, उसको पचाना बड़ा मुश्किल होता है। इसका मतलब बड़ी आयु के लोग न खाएं। कफ वातकृत, कफ को बढ़ाएगा और वायु को बढ़ाएगा। चना क्या होता है? रूक्ष होता है और शीतल होता है, तो वायु बढ़ेगी, और शीतल होता है तो कफ भी बढ़ेगा। तो जिनको कफ और वायु का कष्ट है, कुल में ऐसी चीज़ चली आ रही है, वो इसका सेवन न करें। पित्त प्रकृति के लोग करें, और जो सामान्य हैं वो कर लें इसका सेवन। अम्लम, ये अम्ल है और खाने के बाद भी अम्ल पैदा करता है। विष्टम्भ जनकम, देखो
चना क्या है? वायु कारक है। जो वायु कारक चीज़ होगी, रुक्ष होगी, वो विष्टम्भ पैदा करेगी। विष्टम्भ का मतलब है जड़ता, रुक्षता, कठोरता, तरलता नहीं रहेगी, लचीलापन नहीं रहेगा, आंतों में भी, शरीर में भी, किसी भी चीज़ में, पेट में भी। जैसे जम जाती है ना कोई चीज़, जा कर के अजी बैठा सा पड़ा है, सब कुछ रखा सा पड़ा है, कुछ यूँ कहीं हो रखा है, भारी हो रखा है पेट। विष्टम्भन का मतलब ये है। तो छोटी आंत बड़ी आंत, उनको ये विष्टम्भ जनकम पित्तनुत। अब देखिए चना शीतल होता है बताया, तो ये क्या पित्त को दूर भगाने वाला है। जो कफ को बढ़ाएगा वो चीज़ पित्त को दूर करेगी, तो शीतल है ये, इसलिए पित्त को दूर। दंत शोथ हृत, अब ये सारे दोष ही दोष हों नहीं है, पित्त को दूर करता है। और दांतों में जिसके सूजन है, दांतों का मतलब क्या है? दांतों की जो रक्षा करता है, दंत मांस मसोड़े, उनकी सूजन को ये हृत हर लेता है, दूर करता है। तो ये चने के साग के गुण दोष हैं। अब अपने अनुसार रात्रि को तो सेवन ही न करें ना, चढ़ते सूरज करें, यानी 9 बजे के बाद और 12:30 से पहले, इस बीच में इसका सेवन करें। उस समय हमारी जठराग्नि बहुत बढ़िया होती है। हमारी जठराग्नि सूर्य के अनुसार होती है, ये मैंने पहले व्याख्यानों में बताया था। अब है सरसप साकम, बहुत आपने सुना होगा, बहुत लोग खाते हैं सरसों का साग, और कहावत भी बनी है, पंजाबी में कह देते हैं लोग, हमने भी सुनी है, मक्की दी रोटी सरों दा साग। कह दिया क्योंकि पंजाब में नदियां हैं, बहुत जल है, तरलता है, तो मक्की खूब होती है, और सरसों का साग खाते हैं। लेकिन मान्य सज्जनों, सरसों का साग सबसे निकृष्ट माना गया है, सबसे निकृष्ट है, हानिकारक। देखिए इसको क्या कहा? कटुकम, कटुक रस है। कटुक का मतलब मिर्च, आपको पता ही है, सरसों में झाड़ आती है। सरसों साकम बहुमूत्र मलम, मूत्र और मल ज़्यादा पैदा करता है। एक आचार्य ने तो इससे विपरीत बात लिखी है कि मल मूत्र जो है उसकी प्रक्रिया में ये बाधक, ये लिखा है बद्ध विणमूत्रम, मल और मूत्र को बांधता है, अर्थात उनमें रुकावट पैदा करता है। रुकावट का मतलब क्या हुआ कि उनकी प्रक्रिया सामान्य नहीं होने देता, इसका ये मैं आशय समझता हूँ। इसका मतलब सरसों का साग हमारे मल मूत्र, जो हमारे शरीर के समय पर शुद्धि की एक प्रक्रिया है, उसमें ये व्यवधान डालता है। इसका ये अर्थ समझें। गुरु भारी है पचने में, सारे साग भारी हैं, बताया आपको। बाथुए में गुरु नहीं आया। हमने देखो पालक पढ़ा, गुरु पढ़ा, अभी चणक साग पढ़ा, गुरु पढ़ा, और मूली तो विष्टम्भी अफारा करने वाली है ही है, ये मैं बहुत समय से बता रहा हूँ। तो ये भारी है सरसों का साग। अम्ल पाकम, इसका विपाक अम्ल है, यानी पचने के बाद अम्ल पैदा करेगी। तो उसमें क्या होगा? इसके खाने से इसका मतलब रक्त पित्त के रोग बढ़ेंगे, रक्त में पित्त बढ़ेगा, ये चीज़ है। तो वो लोग जिनकी पित्त प्रकृति है वो इसका सेवन न करें। विदाही, दाह पैदा करता है। जो पित्त ज़्यादा पैदा करेगा वो दाह पैदा करेगा। जैसे मिर्च है, दाह पैदा करती है, यहाँ जलन पैदा करेगी, ये करेगी, तलुओं में जलन पैदा होगी। विदाही सबसे पहले वो अमाशय में दाह पैदा करती है, फिर छोटी आंत में, बड़ी आंत में, फिर रस और रक्त के माध्यम से अंगों में चली जाती है, और उससे क्या होता है? फिर तलवे जलते हैं, माथा जलता है, यहाँ जलता है। तो विदाह दाही है। विदाही शायद उष्णम, ये गर्म है, रूक्षम और रूक्ष है। अब रूक्ष होगी तो क्या होगा? वायु के रोग बढ़ेंगे। कफ तो कम हो जाएगा, लेकिन वायु के रोग बढ़ेंगे रूक्ष होगी तो। और तो बड़ी आयु के लोग सरसों न खाएं, यदि खाएंगे तो उनके वायु के रोग बढ़ेंगे, शरीर में रूक्षता आएगी। त्रिदोषकृत, तीनों वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाता है।
ये कहा है। स क्षारम लवणम, क्षार और लवण इसमें होता है, तीक्ष्ण होता है, स्वादु होता है। साकेशु निंदितम, ये कह दिया। क्षार और लवण है, ये शरीर के लिए अच्छी चीज़ें हैं, तीक्ष्ण हैं, खाएंगे जब आप देखो इसमें अलग से एक तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत अच्छी नहीं लगती, लेकिन स्वादु लगती है, लोग इसलिए खाते भी हैं। लेकिन क्या कहा, साकेशु निंदितम, जितने भी प्रकार के शाक हम खाते हैं उन सब में ये निंदित है। देखो और मैं बताता हूँ, चरक जो है, ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई आपको, ये भाव प्रकाश और निघंटु आदर्श विभिन्न आचार्यों ने उनमें ये चर्चा की है। ये भाव प्रकाश की ज़्यादा हैं बातें। चरक क्या लिखते हैं? चरक लिखते हैं कि वहाँ लिखे हैं कि श्रेष्ठतमम निकृष्टतमम, वहाँ एक सूची है काफ़ी बड़ी। तो कहते हैं अपथ्यकराणाम सरसप शाकम, ये पथ्यकर हैं और ये अपथ्य। पथकर, पथ्य माने हितकारी, और अपथ्य का मतलब अहितकारी। तो अपथ्यकराणाम, अपथ्य करने वाले बहुत पदार्थ हैं, बहुत खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन सरसप शाकम, सरसों का साग जो अपथ्य करने वाले हैं उनमें सबसे पहले स्थान पर है, ये कहा है सरसप शाकम। तो इतना उन्होंने कहा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सरसों के साग से बचना चाहिए। अब शाकों के बारे में मैंने बताया कि बहुत कहा जाता है। गर्मी में मैंने लोग पालक खाते देखे तो मैंने उसमें निषेध किया था, हैं। वर्षा ऋतु में पालक खरीदते देखे मैंने, शरद ऋतु में, सितंबर में देखे, अक्टूबर में 15-20 के बाद मैं कह दिया करता हूँ खा लो, अब जल का विपाक हो गया। लेकिन सबसे उत्तम ये समय है, जो उस समय खाते होंगे आप लगा लीजिए वो कितने बड़ी हानि कर रहे हैं, अम्ल बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। तो शाकों के बारे में समाज में क्या कहा जाता है कि खूब हरी सब्जियां खाओ, जिसको देखो हरी सब्जियां खाओ, ज़्यादा ही खाते हैं लोग। भारतीय जो जीवन शैली है, आयुर्वेद प्रतिपादित जीवन शैली है, उसमें शाकों को इतना बड़ा स्थान नहीं है। तो फिर मेरे मन में विचार आया लगभग 25-30 साल पहले कि भाई ये इतना साग खाने को क्यों कहते हैं लोग, चिकित्सक कहते हैं। तब मुझे लगा कि हमारा जो जीवन है वो पहले जैसा नहीं रहा। हम श्वेत सार ज़्यादा खाने, बिस्कुट खाने लग गए, ब्रेड खाने लग गए, आलू ज़्यादा खाने लग गए, मिठाइयाँ ज़्यादा खाने लग गए। श्वेत सार वो है, सफ़ेद है सार जिनका, जिससे मधुमेह ज़्यादा होता है, जो आंतों की स्वाभाविक प्रक्रिया को अमाशय पक्वाशय, यानी छोटी आंत, बड़ी आंत और अमाशय, इनकी प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर लिया, उससे रोग बढ़ गए। तो अंग्रेजी दवाइयाँ गर्म बहुत होती हैं, रुक्षता पैदा करती हैं, और उनके कारण आंतों में तरलता नहीं रही, स्वाभाविक कार्य क्षमता नहीं रही, तो लोगों को कोष्ठबद्धता अधिक रहने लग गई। मैदे की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लग गए, आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी श्वेत सार बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसमें फाइबर जिन्हें कहते हैं, रेशा है, वो चीज़ें नहीं खाते, कच्ची चीज़ें नहीं खाते, जैसे चना चबा लिया, मूंग भिगो के खा लिए, ऐसी चीज़ें नहीं करते। ज़्यादातर चीज़ें रिफाइंड जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें प्रोसेस हो गया, वो चीज़ें ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, उससे कब्ज़ के रोग बढ़ गए। तो फिर मुझे लगा, अनुमान से कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता ऐसा सत्य है, तब चिकित्सकों ने कहा कि भी फाइबर ज़्यादा खाओ। फाइबर किन में है? हरे साग सब्जियां हैं, ये सीधे ही फाइबर हैं ये तो ये ज़्यादा खाओ। मोटा अन्न खाना बंद कर दिया, बाजरा बंद कर दिया, जौ बंद कर दिए, चने बंद कर दिए, उनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता था। गेहूँ और चावल ये श्वेत सार हैं। तो उससे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए कि कोष्ठबद्धता से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, इनका कोष्ठ शरीर शुद्धि समय पर हो जाए, लोगों ने, यानी विशेषकर चिकित्सकों ने, मुझे लगता है कि ये कहना आरंभ किया कि भाई हरी सब्जियां खाया करो, उससे ज़्यादा खाने लग गए। लेकिन आयुर्वेद में, हमारी जीवन शैली में हरी सब्जियों को वो स्थान नहीं है जो आज दे दिया गया है। देखो क्यों नहीं है, उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। आचार्यों ने लिखा है, आचार्य भाव मिश्र भाव प्रकाश में लिखते हैं,
प्रायः शाकानि सर्वाणि विष्टम्भिनी गुरूणि च रूक्षाणि बहुवर्चांसी सृष्ट विण्ण मारुतानि च। ये बातें मैं लगभग बता चुका, फिर बता देता हूँ। प्रायः सारे शाक, वो लिखते हैं आचार्य भाव मिश्र, कि सारे विष्टम्भी अफारा पैदा करते हैं, जड़ता पैदा करते हैं। गुरूणी भारी हैं पचने में, रूक्षाणी रुक्ष हैं। इसलिए जब भी आप हरा साग खाएं बिना चिकनाई के नहीं खाना है आपने। समृद्ध हैं तो घी खाएं देसी, यदि समृद्धि कम है तो तिल का तेल खाएं, नहीं तो सरसों का तेल उसमें डाल के खाएं। बहुवर्चांसी, बहुत मैल पैदा करते हैं साग जो है, वो मैल बहुत पैदा करते हैं। दो चीज़ बनती है हम जो खाते हैं, वो क्या है? एक तो रस बनता है सार भाग, और एक किट्ट भाग। दो खाई हुई चीज़ के दो भाग बनते हैं। तो किट्ट भाग जिसमें कि मल विजातीय द्रव उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, कहते बहुवर्चांसी, बहुत ज़्यादा ये किट्ट भाग पैदा करते हैं। सृष्ट विण्ण मारुतानि च, मल मूत्र और अपान वायु जो बड़ी आंत से मल मार्ग से हम छोड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा ये पैदा करते हैं। ये एक दोष है इसमें। अब आगे आचार्य लिखते हैं, कहते हैं ये शाक कितनी हानि करते हैं। देखो, शाकम भिनत्ति वपुहु अस्ति। जो शाक है, वपु शरीर की अस्थि हड्डियों को भिनत्ति, तोड़ता है, अर्थात हड्डियों को कमज़ोर करता है। अब आप देखो, ज़्यादातर लोग, कोई बाथरूम में गिर गया, जरा सा हिल गया, हड्डी टूट जाती है। यानी हड्डियों को मजबूत करने वाली चीज़ें कम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? साग खा रहे हैं। जो वपु अस्थि शरीर का जो ढांचा है, कलेवर है, उसको और हड्डियों को ये भिनत्ति तोड़ता है। भिनत्ति शब्द का प्रयोग किया, यानी क्षीण करता है, ये भी नहीं, भिनत्ति तोड़ता है। अस्थि, अच्छा, नेत्रम निहंती, नेत्र अर्थात नेत्र शक्ति, देखने की जो शक्ति है, कहते उसको भी ये क्या करते हैं? नष्ट करता है। शाक नेत्र ज्योति को कम करता है। वर्णम विनाशयति शुक्रम अथापि रक्तम च। देखो, वर्ण हमारे जो रंग है, त्वचा का रंग है, उसको भी विनाशयति, स्वाभाविक नहीं रहने देता, उसमें भी विकार पैदा करता है। रक्तम शुक्रम अपि विनाशयति। रक्त जो है, कोई कहते हैं हरी सब्जी खाने से खून बढ़ेगा। अब देखिए, रक्त का विनाश करता है। हो सकता है कि रक्त जो है आपका जो तरह दिख रहा है परिमाण में, वो बढ़ गया हो। रक्तम विनाशयति का मतलब क्या है? रक्त के जो घटक हैं, विभिन्न घटक हैं, उनके समूह का नाम रक्त है, उसको विनाशयति। इसका मतलब है कि रक्त के किसी न किसी घटक को हानि पहुंचाता है। शुक्रम, और शुक्र जो अंतिम धातु है हमारी, 7वीं धातु है, उसको भी नष्ट करता है। तो युवा जो हैं, नव गृहस्थ हैं, युवा जिन्होंने गृहस्थ में प्रवेश करना है, वो साग का कम प्रयोग करें, नहीं तो उनकी शुक्र धातु कम हो जाएगी। स्त्री पुरुषों को इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। प्रज्ञा क्षयम कुरुते, बुद्धि को क्षीण करता है शाक। पलितम च नूनम, और निश्चय ही, पलितम का मतलब क्या है? बालों का पकना, झड़ना। कहते नूनम, निश्चय ही ऐसा करता है, ऐसा आचार्य लिखते हैं। हंति स्मृतिम, स्मृति को नष्ट करता है, कम करता है। गतिम, और मनुष्य की गति, गति का मतलब क्रियाकलाप, अर्थात हमारे क्रियाकलाप, कार्य करने की जो सामर्थ्य है, जो एक चपलता जिसे हम कहते हैं, तुरंत कर दिया, फुर्ती से कर दिया, स्फूर्ति को कम करता है। इति प्रवदंती तज्जा, ऐसा आचार्य भाव मिश्र कहते हैं। तज्जा, शाक के गुणों को जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। अर्थात अन्य आचार्यों का मत अपनी पुस्तक में इस रूप में प्रस्तुत किया। अब कहते हैं कि ये दोष क्यों हैं शाकों में, उसके लिए आचार्य लिखते हैं, साकेषु सर्वेषु वसंती रोगा ते हेतवः देह विनाशनाय। सभी शाकों में रोग निवास करते हैं। एक साकेषु सर्वेषु वसंती रोगा, बताओ, सभी शाकों में, पृथ्वी को छोड़ दीजिए, सभी शाकों में वसंती रोगा, रोग निवास करते हैं। तो फिर ते हेतवः, कहते वो कारण है, देह में जो हड्डी कमज़ोर हुई है, रक्त में विकार आया है, नेत्र ज्योति कम हुई है, स्मृति
चली गई है, शुक्र जो धातु वीर्य है उसकी जो हानि करता है। कहते क्यों? कहते हैं दोषावसंती, दोष निवास करते हैं इनमें, वो दोष विनाशनाय हेतु वो देह का नाश करते हैं। तस्मात् बुध, इसलिए बुध समझदार व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति शाक विवर्जनम कुर्यात, शाक का विवर्जन कर दे, उसको दूर से छोड़ दे, अर्थात उसका न्यूनतम सेवन करे, न के बराबर करे। तथा अम्लेषु स एव दोषः, जैसे ये शाक में दोष है ऐसी अम्ल, जो अम्ल पदार्थ हैं, जैसे चने का साग था, कथा क्या था? अम्ल पैदा करता है। सरसों का साग था, क्या बताया था? अम्ल पैदा करता है। तो जिन पदार्थों में अम्ल है या जिनके खाने से अम्ल है, जो अम्ल विपाकी हैं, वो भी नहीं खाने चाहिए। क्यों? जो दोष शाकों में हैं वही दोष अम्ल पदार्थों में भी हैं, अम्ल पदार्थ के सेवन से भी वही दोष पैदा होते हैं। तो माननीय सज्जनों, आयुर्वेद में शाक के बारे में ये लिखा है। तो शाक पूर्णतया त्याग दें, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन जितना प्रचलन इसका बढ़ गया है, जितना इसका गुण गाया जाता है, आयुर्वेद के आचार्य आपके सामने उनके क्या विचार थे मैंने वो आपके सामने बताए। तो धीरे धीरे, एकदम ऐसे न फेंकें, शरीर को अभ्यास है, धीरे धीरे इनको कम करें। सप्ताह में थोड़ा कम करें, 15 दिन में कम करें, महीने में कम करें, अगली साल और कम कर दें, धीरे धीरे इनको कम करें। जीवन से निकालना नहीं है, इनका लाभ है, लेकिन जितना गुण बताया जाता है उतना लाभ नहीं है, दोष अधिक हैं। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। अब अन्य क्या पदार्थ हमें खाने हैं इस ऋतु में, उनको सेवन की उनकी विधि क्या है, दालें कौन सी खानी चाहिए और खाद्य पदार्थ कैसे खाए जाने चाहिए, उनके ऊपर अगले व्याख्यान में चर्चा करूँगा। ओम शांति शांति शांति। ओम।